विधानसभा चुनावों की टिकटों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों में बैठकों का दौर जारी है। बैठक में बड़े बड़े नेता तो शामिल हो रहे हैं, लेकिन टिकटों का मामला सिरे नहीं चढ़ रहा है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि किस पार्टी में पेंच कहां फंसा है। सबसे पहले आपको बीजेपी के टिकट मंथन की बताते हैं। दरअसल बीजेपी के सामने इस बार सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि कुछ नेता दूसरे दलों से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में पहले से उस हलके में मौजूद पार्टी के टिकट चाहने वालों को कैसे एडजस्ट किया जाए, ये सबसे बड़ी दुविधा है। इसके अलावा सिटिंग विधायकों की टिकट कैसे काटे ताकि विरोध ना पनपे। वही परिवारवाद भी ऐसा पेच है जिसको लेकर पार्टी की बैठकों में खींचतान सामने आ रही है। ये मसला सिर्फ बीजेपी के साथ नहीं है, बल्कि कांग्रेस में भी टिकटों को लेकर लगातार पेच फंसता जा रहा है। कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ा पेच गुटबाजी का है। कहीं हुड्डा गुट, कहीं सैलजा तो कहीं सुरजेवाला का गुट। ऐसे में पार्टी के नेताओं के सामने टिकटों का वितरण एक चुनौती हो चला है। यही नहीं, कांग्रेस में भी कुछ ऐसे नेता हैं जो इस बार अपनी जगह अपने बेटों को टिकट दिलाना चाहते हैं। यानी कांग्रेस के टिकट वितरण में परिवारवाद भी एक फैक्टर है, जिसके कारण टिकट का मामला पेचीदा होता जा रहा है। इन तमाम मसलों के साथ दोनों पार्टियां टिकट के विवाद को सुलझाने के लिए लगातार माथापच्ची कर रही हैं। अब देखना ये है कि कौन सी पार्टी कैसे इन तमाम मसलों को सुलझाकर कब तक टिकटों की घोषणा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट MH1। नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल मेरे साथ और बात कर रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी हो या कांग्रेस, टिकटों को लेकर मंथन जारी है और इसी मंथन में दंगल भी देखने को मिल रहा है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे चर्चा करेंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सबसे बड़ा चैलेंज बीजेपी और कांग्रेस के सामने टिकटों के बंटवारे को लेकर क्या है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं चंडीगढ़, जहां से ज्ञानचंद गुप्ता स्पीकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानचंद जी नमस्कार, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि टिकटों को लेकर जो मंथन चल रहा है, क्या कहना है आपका उसके ऊपर? देखिए, हर पार्टी चुनाव से पहले अपने अपने उम्मीदवारों की तलाशती है। जो जिताऊ उम्मीदवार हैं, जो जीत कर आने वाले उम्मीदवार हैं, उनकी स्क्रूटनी, उनकी स्क्रीनिंग हमारी पार्टी कई स्तर पर करती है और कई तरीके से फीडबैक भी लेती है। वो उसी दृष्टि से जो कैंडिडेट की सिलेक्शन को लेकर के चुनाव समिति की एक बैठक हो चुकी है और उस बैठक के अंदर लगभग सभी 90 की 90 विधानसभाओं के ऊपर हमने अपने पैनल तैयार किए हैं कि कुछ सीट पर एक व्यक्ति का पैनल है, कुछ के ऊपर 2 का है, कईयों के ऊपर 5 लोगों का पैनल भी देखने को मिला है। तो हमारी पार्टी पूरी तरह से इसी बीच जो खींचातान देखने को मिल रही है कुछ सीटों पर, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, खींचातान नहीं होती। हमारी पार्टी एक अनुशासन वाली पार्टी है और कैंडिडेट को टिकट मिलने से पहले हर कार्यकर्ता का अधिकार है कि वो चुनाव लड़ने का लिए प्रयास करे। लेकिन जब एक किसी भी प्रत्याशी का नाम तय हो जाता है तो उसके पश्चात हमारे कार्यकर्ता उसी प्रत्याशी की सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। यही हमारी पार्टी की विशेषता है। बाकी पार्टियों के अंदर आप देखेंगे आने वाले चुनाव के अंदर कुछ ही दिनों के अंदर कि जिस व्यक्ति को टिकट नहीं मिला वही अपनी पार्टी के अगेंस्ट खड़े होने में तैयार हो जाता है। तो लेकिन हमारी पार्टी में ऐसा बहुत कम, रेयरली देखने को मिलता है। लेकिन दिल की धड़कनें तो भाजपा के अंदर भी विधायकों की, जो सिटिंग विधायक है उनकी भी बढ़ी हुई है। ज्ञानचंद गुप्ता जी, बहुतों के ऐसे नाम हैं जिन पर कैंची चल सकती है, क्या कहना है आपका? आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने भी अपने कार्यकाल के जो काम हैं वो गिनवाए हैं, अचानक से ये सब क्यों? नहीं, देखिए, पार्टी, मैंने जैसे कहा कि कौन कैंडिडेट जीत सकता है, जिताऊ उम्मीदवार कौन है, और उसके साथ साथ उस कैंडिडेट की छवि आम लोगों के अंदर कैसी है, आम लोगों के अंदर
जिस कैंडिडेट ने डिमांड की है टिकट की, उसका लोगों से व्यवहार कैसा है, मेल जोल कैसा है, तो ये सारी चीजें देखने के पश्चात तो क्या वो स्वच्छ मतलब छवि कि का है मतलब या तो नहीं। ये है कि जीतना, सत्ता में आना, साम दाम दंड भेद कुछ भी चले, लेकिन हम कैंडिडेट उसी को, चाहे वो बाहरी हो, क्योंकि इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं कि कार्यकर्ता नाराज हैं कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं उन्हें तरजीह दी जा रही है, उन्हें पहले प्रेफरेंस दी जा रही है। नहीं, देखिए ये बात सही है, लेकिन बहुत सारी एडजस्टमेंट एक राजनीतिक दृष्टि से कई बार करनी पड़ती हैं, लेकिन सामने मुद्दा जो रहता है कि वो कैंडिडेट जीतने वाला और दूसरा उसकी छवि के ऊपर कोई दाग ना हो। राजनीतिक एडजस्टमेंट्स, आपने बड़े शब्द का इस्तेमाल किया है, राजनीतिक एडजस्टमेंट्स। अ पार्टी विद डिफरेंस की बात करती है भाजपा, और आप कहते हैं कि राजनीतिक एडजस्टमेंट्स बहुत जरूरी हैं, यानी मोहब्बत और जंग में सब जायज है। इस पर यह बात आ गई है, सत्ता चाहिए एट एनी कॉस्ट। नहीं, एडजस्टमेंट का मतलब ये कि हम किसी भी कैंडिडेट को उसकी सीट बदल करके, उसका एरिया बदल करके, किसी भी दूसरी विधानसभा से जहां से कार्यकर्ता जीत सकता है उसको हम लड़ाने का प्रयास करते हैं। और जो कई बार दूसरी पार्टी छोड़ करके भी आते हैं, लेकिन उसके अंदर भी हमारा एक पैमाना रहता है कि वो कैंडिडेट, उसकी छवि कैसी है, क्या उसके ऊपर कोई आरोप तो नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का किसी भी प्रकार का, और जो किसी भी प्रकार का आरोप ना हो। ये सब चीजें देख करके पार्टी कैंडिडेट तय करती है। आपने कहा कि क्षेत्र भी बदले जा रहे हैं, प्रायोरिटीज देखी जा रही हैं, तो मकसद तो यही है कि सीट आनी चाहिए, वो बाहरी को तरजीह देने से हो, मौजूदा सिटिंग एमएलए के नाम पर कैंची लगाने से हो, एडजस्टमेंट किसी भी लेवल पर नहीं। देखिए, एडजस्टमेंट का मतलब ये कि जहां पर कैंडिडेट जीत सकता है वहीं से उसको टिकट देने का पार्टी प्रयास करती है, और जो भी कोई पार्टी चुनाव के अंदर जाती है वो जीतने के लिए और सरकार बनाने के लिए जाती है। तो सरकार बनाने के लिए जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनकी सिलेक्शन के उनकी सिलेक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें देख करके आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने कार्यकाल का ब्यौरा दिया। अचानक से टिकटें अनाउंस होने वाली हैं, उससे पहले आप अपने कार्यकाल के बारे में बता रहे हैं कि ये अहम जो काम है हुए हैं, इसके बारे में कुछ कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने जो अपने 10 साल का कामों का रिपोर्ट कार्ड वो जनता के सामने रखा है। पिछले 10 साल के अंदर लगभग 5,000 करोड़ रुपए के चुनाव अनाउंस हो गए हैं, आज ही रखा जब टिकटों पे मंथन चल रहा है। जी जी है जी, क्या दोबारा जरा प्रश्न करेंगे? जी, आपके रिपोर्ट कार्ड पर ही सवाल कर रही हूँ, आपके रिपोर्ट कार्ड पर ही सवाल है। नहीं, रिपोर्ट कार्ड का क्या सवाल है मुझे जरा समझ नहीं। मेरा तो आपसे कहना है कि जो मैंने काम किए हैं, हाँ जी, जो 10 साल के बड़े काम किए हैं, मैंने 21 बड़े कामों की सूची और एक बुकलेट जारी की है। उस बुकलेट के अंदर 100 काम जो बड़े काम हैं वो हमने किए हैं, और उसके अलावा गांवों के अंदर जो हमने बड़े काम किए हैं उनकी एक किताब जारी की है, जिसके अंदर ये वो सारे काम लिखे हुए हैं जो हमने इन 10 साल के अंदर किए हैं। मैंने एक बात कही है कि हमने अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड, मेरा सवाल यही था कि आपने जो 10 साल का रिपोर्ट कार्ड आज लोगों के सामने रखा है, ये इस वजह से तो नहीं कि टिकटों पर मंथन हो रहा है, कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोगों को बदला जा रहा है, अचानक से आप अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं ज्ञानचंद जी? नहीं, देखिए, जो हमने काम किए हैं वो जनता तक जाने चाहिए, उसके लिए आज हमने अपना रिपोर्ट कार्ड लोगों के बीच में रखा है, जनता के बीच में रखा है। और जो पार्टी का निर्णय होता है वो
हर एक कोई भी कैंडिडेट हो सकता है, और जो भी कैंडिडेट होगा, ये जो काम किए हैं ये पार्टी के द्वारा किए गए हैं, सरकार के द्वारा किए गए हैं, मेरे प्रयास से हुए हैं, ये मैं मानता हूं। लेकिन फिर भी पार्टी का जो सुप्रीम हमारी बॉडी है वो है जो हमारा ये जो अपना पार्लियामेंट्री बोर्ड, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड, ये टिकट तय करता है। वो उस व्यक्ति के, उस कैंडिडेट के कामों के आधार पर, उस कैंडिडेट का परफॉर्मेंस के आधार पर कि पिछले 10 साल की उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है। तो मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड लोगों के बीच में रखा है, जनता के बीच में रखा है, और मैंने ये भी कहा है कि 10 साल हैं जी, 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री लेकर ना, मैं देखिए पार्टी हाईकमांड तय करेगी। मैंने अपनी जो निवेदन है पार्टी के पास भेज दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि जिस प्रकार से मैंने सेवा, जानती हूँ आप जी जिस प्रकार से हमने 10 साल लोगों की सेवा की है, पर आपने जाना था, लेकिन बेहद शुक्रिया हमें ये वक्त देने के लिए। मेरे साथ यहाँ 2 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, अनिल आर्या, अमित नेहरा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसी बीच हमारे साथ बीजेपी से नेहा धवन और कांग्रेस से मिस्टर कटारिया भी जुड़े हुए हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनिल आर्या जी, आप अचानक से ज्ञानचंद गुप्ता अपना रिपोर्ट कार्ड रखते हैं सामने, धड़कनें सबकी बढ़ी हुई हैं कि किसके नाम पर कैंची चलेगी। बीजेपी और कांग्रेस में 2 अलग अलग पार्टियों में मंथन जो है चल रहा है, क्या कहना है, किस परिप्रेक्ष्य में ये सारी चीजें आप देख रहे हैं? देखिए, ज्ञानचंद गुप्ता जी अपना रिपोर्ट कार्ड रखें या कोई और रखे, इसको मैं कोई पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखना चाह रहा। मेरा मानना यह है कि जो भी विधायक रहा है 5 साल, उसको जनता के बीच में आकर भी, पार्टी आलाकमान के सामने भी अपना रिपोर्ट कार्ड रखना ही चाहिए। जनता तय करे कि उसने कितना काम किया, पार्टी तय करे कि उसको इन काम के आधार पर टिकट मिले कि ना मिले। आप सही कह रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड रखना चाहिए और बहुत पहले ही रख देना चाहिए था। मेरा सवाल सिर्फ इतना था, क्विकली हमें ब्रेक पर जाना है। अमित नेहरा जी, अचानक से रिपोर्ट कार्ड रखना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनकी टिकट पे कुछ ऐसा है या उन्होंने रिपोर्ट कार्ड क्यों रखा, अपने काम का ब्यौरा देना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि दिल की धड़कनें जो है वो विधायकों की, सिटिंग विधायकों की भी बढ़ी हुई। हाँ, बिल्कुल बढ़ी हुई है नवजोत। बात ये नहीं है कि रिपोर्ट कार्ड के आधार पे पार्टी टिकट दे ही देगी। हमें समझना होगा कि लगातार 2 योजनाएं बीजेपी सत्ता में है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। लगातार जो 2 बार विधायक चुन के आ रहे हैं उनका भी देखना पड़ेगा कि इनके प्रति कितना एंटी इनकम्बेंसी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सेंटर में जो सरकार है बीजेपी की, वो 2 बार तो लगातार पूर्ण बहुमत पा गई, लेकिन तीसरी बार वो पूर्ण बहुमत पाने में असफल रही है। लेकिन हरियाणा में 2014 में ही सरकार बनी थी, उसके साथ ही तो हरियाणा में तो दूसरी बार ये दम तोड़ गई थी पूर्ण बहुमत पाने में। तो यहाँ और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि चैलेंज है बीजेपी कांग्रेस के सामने। ब्रेक से जाने से पहले सिर्फ एक कमेंट, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सामने ये बड़ा चैलेंज है कि इस वक्त टिकटों का बंटवारा कैसे करना। अमित नेहरा, अब बिल्कुल देखिए, इसमें नवजोत बहुत ही शॉर्ट ब्रेक के बाद इस चर्चा इसमें कांग्रेस के पास एज है क्योंकि उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और बीजेपी के सामने चैलेंज एंटी इनकम्बेंसी का। आप देख रहे हैं दंगल, और हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से भाजपा और कांग्रेस में टिकटों को लेकर दंगल जारी है। अनिल आर्या जी, हमारे साथ ज्ञानचंद गुप्ता भी जुड़े और उन्होंने भी रिपोर्ट कार्ड रखा, उनसे भी हमने बात की, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो घमासान टिकटों को लेकर चल रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे सिटिंग जो एमएलए हैं उनकी टिकटें कट सकती हैं, कुछ का क्षेत्र बदला जा सकता है, और ज्ञानचंद गुप्ता ने एक बड़ा वर्ड यूज किया, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स। क्या कहेंगे? देखिए नवजोत, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 2 दर्जन से अधिक विधायकों की टिकट कट सकती है, ऐसे मेरे सूत्र भी कह रहे हैं, आपके सूत्र भी बता रहे हैं। और जो एडजस्टमेंट है, जो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट की बात ज्ञानचंद गुप्ता कर रहे थे, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट हर पार्टी अपने ढंग से करती है, लेकिन भाजपा का जो एडजस्टमेंट है कि करण चौधरी को राज्यसभा भेज दिया, या रंजीत चौटाला को हिसार से चुनाव लड़ा दिया, या अशोक तंवर को सिरसा से चुनाव लड़ाया, वो एडजस्टमेंट कौन सी एडजस्टमेंट थी, कैसी एडजस्टमेंट थी,
वो अपनी समझ में तो नहीं आई। बड़ा सवाल आपने उठाया, अ पार्टी जो कहती है अ पार्टी विद अ डिफरेंस। देखिए, पार्टी विद ए डिफरेंस की बात मान ली, हाँ। लेकिन अगर आपको किसी जाट व्यक्ति को ही नेता को लोग राज्यसभा भेजना था तो आपके पुराने कार्यकर्ता थे, कैप्टन अभिमन्यु आपके पास थे, ओम प्रकाश धनखड़ आपके पास थे, आपने उनको इग्नोर करके करण चौधरी को राज्यसभा में भेजा। ऐसी क्या वजह थी कि राज्यसभा जाने के बाद क्या करण चौधरी ऐसा इम्पैक्ट डाल पाएंगी? इससे बेटर अगर भिवानी में उनको लगाते और उनके जिम्मे लगाते कि 5 सीट आपको जिता के लानी है। वही बात रंजीत चौटाला के साथ थी। अगर हिसार में वहाँ कुलदीप बिश्नोई या कैप्टन अभिमन्यु चुनाव लड़ते तो मुझे लगता है जीतते या हारते, लेकिन जो रिजल्ट था वो कुछ और भी हो सकता था। एंड एक बड़ा सवाल कि एक मैसेज जाता कि पार्टी के अपने लोगों को इग्नोर नहीं किया जा रहा है, बाहरी लोगों को तरजीह नहीं दी जा रही। नवजोत, पार्टी के नेता, पार्टी के जो आला कमान है वो हमेशा एक बात कहती है कि हम कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन पिछले 9.5 साल में कार्यकर्ता पार्टी से और नेताओं से दूर हुआ है। वो कौन सा सम्मान है, ये पार्टी के लोगों को खोजना चाहिए। और जिस ढंग से टिकट वितरण किया गया लोकसभा में या राज्यसभा में भेजा गया है, उसमें पार्टी के किन कार्यकर्ताओं का सम्मान हुआ, ये पार्टी को देखना होगा। मैं एक बात और नवजोत कहना चाहूंगा कि लोकसभा की जो हार थी 5 सीटों पे, उसकी बहुत बड़ी वजह यह भी थी कि आपका वर्कर आपसे उदासीन था, उसका कॉन्फिडेंस लूज था। और इस बार अब जो माहौल बन रहा है प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव के बाद, वो कांग्रेस एज पे है, कांग्रेस अपर हैंड है। तो ये चीज भी बीजेपी को नुकसान दे सकती है। अगर बीजेपी को, भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास लौटाना है, उनका कॉन्फिडेंस तो जीतना है, तो उनको तरजीह देनी चाहिए। और साथ ही मैं एक चीज और ऐड ऑन कर दूं कि अगर आपने आरएसएस को दूर किया, जैसे लोकसभा चुनाव में संघ दूर रहा है, जेपी नड्डा का जो बयान आया, अगर यही स्थिति हरियाणा के चुनाव में भी रही तो भाजपा की मुश्किलें और बढ़ेंगी। मेरी जहां तक जानकारी है वो ये कहती है कि भले ही फरीदाबाद में संघ के लोगों के साथ मीटिंग हुई, बड़े लोगों के साथ मीटिंग हुई, लेकिन उसके बाद दूरियां कम नहीं हुई। जो लिस्ट बनाई गई है उस लिस्ट में जो संघ के लोगों का इनपुट आना चाहिए था, वो अभी तक उस ढंग से इनपुट नहीं आया है। संघ का ये ऑब्जेक्शन हो सकता है कि लिस्ट अगर आपने तय कर ली तो इसमें हमारा करने के लिए क्या रह गया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन एक कमेंट हम जल्दी से नेहा धवन से लेंगे। नेहा धवन, क्या कहना है आपका? देखिए नवजोत जी, मैं बिल्कुल भी अभी जो आपके साथ में पॉलिटिकल एक्सपर्ट बैठे हैं उनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसका अपना एक सोचने का, उससे पहले अमित नेहरा जी, बहुत सारी बातें यहाँ अनिल आर्या ने कही कि संघ से दूरियां और बाहरी लोगों को तरजीह, ये कहीं ना कहीं भाजपा पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात हम कांग्रेस की भी करेंगे क्योंकि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं मुझे ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। और अगर, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस भी गुटबाजी में बटी हुई है, वहां पर भी टिकटों को लेकर अब मंथन शुरू हो चुका है, वहां भी आपसी भीतरघात हो सकता है। क्या कहना है दोनों पर? नवजोत, इसमें कोई दो राय नहीं है कि संघ का प्रभाव बना रहेगा अब की बार, क्योंकि पिछली जो 2 टर्म थी, मैंने जो पहले इशारा किया था, केंद्र जब मजबूत था 2014 में, 2019 में, तो संघ का दखल कुछ कम हो गया था और आपस में तलवारें भी खींची थी संगठन में और संघ में। लेकिन अब जो 2024 के जो नतीजे आए केंद्र में, तो उससे संघ ने अपनी प्रासंगिकता वापस बना ली है। अब संघ का दखल है संगठन में और केंद्र इतना मजबूत नहीं रहा। आपने देखा होगा बीजेपी आलाकमान जो है वो उस मजबूती से नहीं कर पा रहा है जिस मजबूती के लिए वो जाने जाते थे। आपने एक बार टर्म यूज की, पार्टी विद ए डिफरेंस। ये जो नारा है, ये स्लोगन है, ये वाक्यांश है, ये देखने में, बोलने में, पढ़ने में अच्छा लगता है, लेकिन ये हकीकत में नहीं होता, क्योंकि सत्ता का जो चरित्र है वो लगभग एक जैसा ही होता है। भाई जब तक आप सत्ता में नहीं आते तब तक आप अपने आप को कुछ भी दिखा लो, लेकिन जब आप सत्ता में आते हो तो आप सत्ता के साथ रम जाते हो। आपका जो एकमात्र लक्ष्य है वो सत्ता प्राप्त करना है। अभी अनिल जी ने एक बात की, भाई जो बाहर से आयातित उम्मीदवार हैं उनको तरजीह दे दी। भाई इससे क्या है कि वास्तव में जो 30-30, 40-40 जिसकी 2-2, 3-3 पीढ़ियां खप गई,
पार्टी की सेवा वो करते निग्लेक्टेड हुए महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भाजपा का नवजोत जी, बिल्कुल भाजपा क्या- का कांग्रेसीकरण हो गया है। नेहा धवन, आपके कमेंट्स। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि नेहरा जी की बात जो उन्होंने कहा पार्टी विद द डिफरेंस, और आपने भी बात कही, नेहा उसको धवन, समझने क्या आप सुन पा रही हैं मुझे? मुझे आपकी आवाज आ रही है और मैं बोल भी रही हूँ। आपको आ रही है मेरी आवाज? आपको आवाज मिल रही है? नेहा जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है। सुनील कटारिया, जी, कांग्रेस जी, प्रवक्ता, हमारे जी, साथ जी, जुड़े हुए हैं। सुनील जी, क्या आप जी। सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ। और सबसे जी, पहले तो आपके भाजपा का चैनल के माध्यम कांग्रेसीकरण से- हो चुका जी, है, जी, ये कहना है मेरे एक्सपर्ट्स का। हाँ, जी, जी, लेकिन जी। जितना सबसे पहले चैलेंज तो- बीजेपी के लिए है, कांग्रेस के लिए भी उतना ही चैलेंज है। नवजोत जी, क्या कहना है नवजोत जी, आपका? मैंने सुन लिया। कहने को बहुत कुछ है, बहुत कम समय दे रहे हो, पता नहीं क्या कारण है। नवजोत जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आज जो है जन्माष्टमी के पर्व पर हिंदुस्तान और पूरे विश्व में हमारे सभी सबको जो है मैं शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। उसके बाद जो ये पार्टी विद डिफरेंस की जो बात करते हैं, इलेक्शन डिक्लेयर होने के 8 दिन के बाद इनको याद आया कि भाई पार्टी कौन सा दिन के पूरे 90 हलकों में एमएलए इनके टिकट लेने के लिए वो दावेदार नहीं मिले ढंग के, तब इनको याद आया कि इस इलेक्शन को क्यों ना कुछ आगे सरका दिया जाए और कहीं ना कहीं से दूसरी पार्टियों से जुगाड़ करके अपने जो है टिकटों का वितरण किया जाए। तो उसके बाद 8वें दिन जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन बलराम जी, मेरी विधानसभा से आते हैं, राय से आते हैं, पंडित मोहन बलराम जी। उनको मोहन जाना जाता था। जब उन्होंने इशू किया तो उसमें पंडित मोहन लाल कौशिक जी लिखा गया। उन्होंने अपना कार्य छोड़ दिया। देखिए, पार्टी के डिफरेंस बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है सुनील पार्टी जी, की भाजपा पे जी। आपने बहुत भाजपा पे आपने बहुत कह लिया। मेरे गेस्ट भी बोल जी, रहे हैं, कहाँ- जरा कांग्रेस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए ना। कांग्रेस की जो टिकटों की का मंथन चल रहा है, गुटबाजी वहां भी बहुत है, आसान नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए, हम वही चर्चा कर रहे थे। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस भी लग रही है। अरे मेरी बहन, जी, कहिए। बीजेपी का करिए, जहां लोग कुछ अलग बयान करते हैं और राजनीति कुछ अलग बोलते हैं, जहां चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला कुछ अलग बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं अगर टिकटें नहीं मिले तो हम ये करेंगे वो करेंगे। और इस पार्टी का जितना इनके हमारे सोनीपत के जो सांसद थे जो टिकट के दावेदार, उन्होंने खुले मन से कहा, सुनील कटारिया जी, आप फिर से रणजीत चौटाला की बात कर रहे हैं। आप भाजपा के नेताओं की बात करते, तो क्या आप भी इंतजार कर रहे हैं कि वो कब छोड़ के आए और उनको टिकट? क्या इस तरह की कोई एडजस्टमेंट चल रही है? आप अपना बताइए ना। मुझे सुनील कटारिया, मुझे जवाब दीजिए, सीधा जवाब दो प्लीज। सुनील कटारिया, सीधा जवाब दें। आपके भी 3 गुट हैं, शैलजा अलग है, सुरजेवाला का एक गुट है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक अलग गुट में है। आप मुझे बताइए, आपकी जो टिकट का बंटवारा हो रहा है वो किस हिसाब से हो रहा है? उस पर कुछ रोशनी डालेंगे? हमारी तुम्हारी कैप्टन अशोक जी वहां सारे के सारे नेता एक सीट पे बैठे थे, एक जगह बैठे थे, एक सुर में बात कर रहे थे। आज अपने पार्टी की बात कीजिए, जहां आपकी पार्टी के लोग एक है तो फिर हरियाणा मांगे हिसाब यात्राएं अलग अलग क्यों निकाल रहे हैं? कोई भी एक मंच पे अभी तक तो मुझे दिखा नहीं। जहां पे शैलजा है वहां पे हुड्डा जी नहीं है, वहां दीपेंद्र हुड्डा नहीं है, जहां पे दीपेंद्र हुड्डा है वहां शैलजा नहीं है। एक कहां से नजर आ रहे हैं? चलिए सुनील जी, आती हूँ आपके पास। एक बार नेहा धवन को इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। नेहा जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नवजोत जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? नेहा, आप सुन जी, मेरी आवाज मिल रही है। क्या कहना है आपका? आपने डिस्कशन, जी बिल्कुल, क्या कहना है? बाहरी लोगों को भाजपा इतना तरजीह क्यों दे रही है? देखिए नवजोत जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी जो 2 आपके पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े हैं, नेहरा जी और दूसरे जो सज्जन हैं, मैं उन दोनों की बात से ही सहमत नहीं हूं। और तीसरा जो प्रश्न है कि बाहरी लोगों को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है,
इस बात में देखिए, जब भी कोई नया व्यक्ति, नया सदस्य किसी भी कुनबे में शामिल होता है, किसी परिवार में शामिल होता है, तो उसके जो कद और जो स्टेटस होता है, उसको नए परिवार में उतनी जगह मिलनी चाहिए। इस बात को सुनिश्चित कराना बाहरी लोगों को तवज्जो देना के रूप में काउंट नहीं होना चाहिए। नेहरा जी अभी और आप बात कर रहे थे पार्टी विद द डिफरेंस, पार्टी विद द डिफरेंस बीजेपी अभी भी है, आज भी है, क्योंकि दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। हमारी विचारधारा राष्ट्रीयता की भावना है और अंत्योदय की भावना है, सनातन की भावना है। हमारी पार्टी की विचारधारा मूल रूप से वही ही है और आज भी प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे कोई हमें आपकी आज पार्टी की विचारधारा ये भी थी नेहा धवन, अ पार्टी विद डिफरेंस की, कि हम अपने कार्यकर्ताओं को तरजीह दें, हम नेपोटिज्म को इम्पोर्टेंस ना दें, उसको बढ़ावा ना दें, वो शायद भूला जा रहा है। परिवारवाद के खिलाफ भाजपा बोलती रही है, अब इस बार वो भी देखने और सुनने को मिल रहा है। तो हम अपनी विचारधारा को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बदलते क्यों देख रहे हैं? एंड पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स की बात तो अभी अभी ज्ञानचंद गुप्ता स्पीकर हमारे साथ जुड़े वो कह के गए हैं, यानी मेरी बात नवजोत जी, मेरी बात होने दीजिए ना। पहले भी मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, तो वो बात मेरी बीच में रह गई। गो है जी, कहिए उसके बाद इनका कमेंट लूंगा। देखिए, मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने डायनेस्टी पॉलिटिक्स और इनहेरिटेंस पॉलिटिक्स को कम स्थान दिया है। स्थान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से हरियाणा प्रदेश की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है वो डायनेस्टी पॉलिटिक्स, परिवारवाद और इनहेरिटेंस पॉलिटिक्स, विरासत की पॉलिटिक्स पर टिकी रही है। कांग्रेस को अगर आप देखते हैं तो उसमें इनहेरिटेंस पॉलिटिक्स भी दिखती है, साथ में जो है परिवारवाद का पूरा जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स है वो भी दिखती है। आईएनएलडी तो पूरी तरह से डायनेस्टी पॉलिटिक्स के ऊपर टिकी हुई है। अगर हम देखें, सॉरी टू इंटरप्ट यू नेहा धवन, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन शब्दों के चयन से वो डायनेस्टी पॉलिटिक्स हो या फिर इनहेरिटेंस पॉलिटिक्स हो, बात तो ये है कि हम पॉलिटिक्स को, राजनीति को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ लेंगे, अपने हिसाब से हम चीजें एडजस्ट कर लेंगे अनिल आर्य, एंड उनको हम फिर शब्दों के माया जाल में पिरो के लोगों के सामने रख दें। यानी कि सत्ता हमें चाहिए एट एनी कॉस्ट, अगर मैं कुछ हार्श वर्ड्स इस्तेमाल करूं तो। नहीं, गलत पॉलिटिकल पार्टी है, उसका अल्टीमेट लक्ष्य जो है वो बिल्कुल सत्ता है। हाँ, वो वही कांग्रेस का भी है, बाकी पार्टीज का भी है। हाँ। जहां तक सवाल परिवारवाद का है, तो मुझे लगता है कि भाजपा भी परिवारवाद से बछूती रह गई है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि चाहे एनएलए हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे और जो पार्टीज हैं, उनमें जिस लेवल का परिवारवाद है, जिस डायनेस्टी की बात वो कर रहे थे वो भाजपा में अभी तक नहीं है। लेकिन ये जो चुनाव होने जा रहे हैं, इन चुनावों में क्या भाजपा बड़े नेताओं के रिलेटिव्स को या उनके संतानों को टिकट नहीं देगी? अगर टिकट नहीं देगी तो हम ये मान लेंगे कि परिवारवाद पर भरोसा भाजपा नहीं करती है, लेकिन ऐसा लगता दिख नहीं रहा। जहाँ तक राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव का सवाल है, उसको टिकट मिल सकती है, जो सूत्र बता रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर के लड़के को टिकट मिल सकती है। श्रुति चौधरी है, एडजस्टमेंट वो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स का ऑलरेडी दिया गया है। और आप देखिए, नेहा धवन कह रही हैं कि जिस बाहरी की आप बात कर रहे हैं, अगर हम उन्हें लाते हैं तो उनके कद के हिसाब से एडजस्ट किया जाना चाहिए। उस कद के हिसाब से लाने का मतलब ये है कि जो उनसे बड़े कद के लोग आपके पास थे, उनका गला घोट दीजिए। क्या कैप्टन अभिमन्यु का कद कम था या ओम प्रकाश धनखड़ का कद कम था? तो ये जो चीज़ है, ये तर्क जो दिया जा रहे हैं, वो मुझे लगता नहीं कि ऐसे कोई बड़े तर्क हैं या ऐसे कोई दमदार तर्क हैं जो उनकी बात को गले उतारे। आपने जो कांग्रेस की बात की थी, मुझे लगता है कांग्रेस में जो सिर्फ फुटबॉल है वो बीजेपी से कहीं ज्यादा है। हाँ। वहाँ देखिए, शैलजा का अलग गुट है, हाँ। वरिंदर सिंह का अलग दौर चल रहा है, सुरजेवाला की अलग कहानी चल रही है। जो शैलजा का बयान आया कि हरियाणा में दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता, इसका मतलब बड़ा सीधा सीधा है कि जो एक आम धारणा सी बन रही है या लोगों में एक बात कही जा रही है, हुड्डा साहब सीएम बनेंगे। हुड्डा साहब नहीं बनेंगे, छोटे हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा बनेंगे। और मुझे लगता है कि कांग्रेस की वो सिर्फ फुटबॉल कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। सुनने में ये भी आ रहा है कि पार्टी कुछ टिकटें खाते में दे सकती है शैलजा के, और मैक्सिमम टिकटें हुड्डा साहब के खाते में आएंगी। ये जो सिर्फ फुटबॉल है, ये जो लेग पुलिंग है, ये हर जगह है और कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं ये मान के चलता हूं कि दोनों पार्टीज को
बड़ी सूझबूझ से टिकट देनी होंगी। और दूसरा, जो बड़े नेता हैं वो दूसरे नेता को निपटाने के चक्कर में ऐसा ना करें जो माहौल बन रहा है किसी भी पार्टी का, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ अनिल आर्या ने उठाई है कि कुछ नेता दूसरे नेताओं को निपटाने में भी लगे हुए हैं। ये जो आपसी मनभेद हो चुके हैं, मतभेद नहीं है, ये मनभेद है जब हम निपटाने की बात पर आते हैं। अमित नेहरा, आपके कमेंट्स इस पर चाहूंगी, फिर चलेंगे हम सुनील कटारिया के पास, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जाने वो क्या कहना चाहते हैं इस पर। जी अमित जी। नहीं नवजोत, तो मैं ये समझता हूं कि आज की डिबेट में दो सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं आपके। एक तो पार्टी विद ए डिफरेंस, और जो कांग्रेस से आए हुए जो नेता हैं उनको पार्टी की टिकट। देखिए, हम समझते हैं मजबूरियां कि पार्टी का जो प्रवक्ता होता है वो उसके खिलाफ बात नहीं सुनता, वो तो हमारे से सहमत होगा। लेकिन मुझे एक बात बड़ी अच्छी तरह याद आ रही है कि एक शराब के ठेके पे लिखा हुआ था कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है, तो कोई मन चला उसके नीचे लिख गया कि क्यों ना इसे पी के खत्म किया जाए। तो नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो उन्होंने ये कहना याद नहीं, बताया नहीं लोगों को कि बीजेपी युक्त कांग्रेस हो जाएगी, यानी कांग्रेस में बीजेपी में कांग्रेस आ जाएगी, तो कांग्रेस युक्त बीजेपी होगी। हाँ, कांग्रेस बीजेपी होगी। वो तो आप इसको आप कुछ भी कहें। अब बात देखो वो है कि जो नेता, जो जिसको कहते हैं बड़ा कद का नेता, बीजेपी के खिलाफ जिसने अनर्गल प्रलाप किया हो, जो भी है प्रोपगेंडा, उस टाइम तो ये प्रोपगेंडा कहते थे, और उसके खिलाफ जो वहां स्थानीय बीजेपी के नेता थे, वो जो उनके खिलाफ झंडे उठाए हुए थे, उनकी स्थिति क्या होगी, मनोस्थिति, उस पर कभी गौर किया है? तो वो तो अनाथ होगी ना एक तरह से। अब इनहेरिटेंस वाली बात फिर वही है ना कि उनके दिल के जख्मों को देखने की फुर्सत कहाँ है। यहाँ बात तो ये है कि सत्ता चाहिए, एज अनिल आर्या सेड कि इस वक्त सत्ता बेहद जरूरी है। एक नवजोत, एक और इंटरेस्टिंग मैं बात बताना चाहूंगा कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है वो परिवारवाद के खिलाफ है। लेकिन अगर हरियाणा में देखा जाए, अभी पार्टी प्रवक्ता ने भी बताया कि हम इनहेरिटेंस के खिलाफ हैं, लेकिन पहली बार 1977 में बीजेपी ने किस पार्टी के साथ चुनाव लड़ा? देवीलाल वाली पार्टी, जो कि परिवार वाली पार्टी है। 1982 में उनके साथ चुनाव लड़ा, 1987 में उनके साथ लड़ा, और फिर 1996 में बंसीलाल की पार्टी, जो परिवार की पार्टी थी, हरियाणा विकास पार्टी, उसके साथ चुनाव लड़ा। फिर 2000 में ओम प्रकाश चौटाला, जो परिवारवादी पार्टी थी, उसके साथ चुनाव लड़ा। और लेटेस्ट आप देख लीजिए 2019 में आपने चुनाव के बाद अलायंस किससे किया? एक पारिवारिक पार्टी जेजेपी के साथ। तो आपको गुड़ खाने से परहेज नहीं है, परहेज है, गुलगुलों से नहीं है, ठीक है ना? वो यही बात। नेहा के पास चलते हैं, उनके कमेंट्स तो लेने इस पर बहुत जरूरी है। नेहा जी। बिल्कुल, मैं एक बात कहना चाहती, नवजोत जी, कोई भी राजनीतिक दल है, वो राजनीतिक दल क्यों है? उसको सरकार बनानी है, इस बात को हम क्यों मद्देनजर नहीं रखते? और दूसरी बात, मैं अमित नेहरा जी से ये बात पूछना चाहूंगी कि अगर कोई भी किसी संगठन में अपना मन जोड़ता है या अपना मत दिखाता है कि मैं आपके संगठन में शामिल होना चाहता हूं, तो क्या उस समय किसी एक राजनीतिक दल को अपना विस्तार नहीं करना चाहिए? ये दो प्रश्न मेरे नेहरा जी से हैं। इसलिए राजनीतिक दल होने के नाते भारतीय चुनाव में बड़ा विस्तार होगा, सरकार में रह के जन कल्याणकारी विस्तार की तो यहाँ बात ही नहीं है, विस्तार होना चाहिए। बात यह है कि अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी करके अगर विस्तार करना है या आने वाले लोगों को तरजीह देनी है, सवाल वो है। और जहां तक हाँ कहिए नेहा जी। नहीं नवजोत जी, कहीं ना कहीं हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो सभी ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वो सभी चुनाव लड़ेंगे, किसी की भी अनदेखी नहीं है किसी के ऊपर ही। पॉइंट टेकन, आपकी बात है। सुनील कटारिया जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी विद डिफरेंस की जो बात थी, ये वाकई पार्टी विद डिफरेंस वाली बात है। आप कांग्रेस की भी थोड़ा आप कांग्रेस की भी बात कर लें सुनील जी, कांग्रेस की भी बात कर लें। कांग्रेस के मुद्दे उठाए हैं कि इतने गुट और अंतर कला में जो कांग्रेस है वहां पर उसका क्या?
नवजोत जी, जब आप गुट की बात करते हो तो आपको कांग्रेस की गुटबाजी याद आती है, पता नहीं आपको बीजेपी की गुटबाजी क्यों नहीं दिखाई देती। सरे हमारे यहाँ सोनीपत से मैंने तो बीजेपी पे चर्चा कर ली, लेकिन आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपसे कांग्रेस का सवाल करूंगी या नहीं करूंगी? सुनील कटारिया जी, जवाब तो दीजिए, कांग्रेस को लेकर भी तो जवाब दे दीजिए। जो इतने गुट हैं उनको एक साथ लाने में कांग्रेस कैसे काम कर रही है? टिकटों पर मंथन आपका भी चल रहा है, चैलेंज कांग्रेस के आगे भी बहुत है। हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग चलती है, 4 दिन तक हमारी मीटिंग रहेगी और उसके बाद हमारे सारे के सारे जो हमारे नेता हैं वो नामों पर अपनी सहमति बना लेंगे। एक काबिल हमारे पास नेता है, तो यानी कि बिल्कुल हाँ कहिए जी, एक से काबिल नेता है, एक एक सीट पर 50-50 नेता है और इतना ज्यादा पार्टी का माहौल है, इतना ज्यादा लोगों में एक उमंग है, खुशी, हम सत्ता में जा रहे हैं जी। तो उसके बाद जो है आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, इतने सारे नेता हैं, वो इतने सारे नेता हैं तभी तो इतनी सारी समस्या है, तभी तो इतनी, क्योंकि सभी अपने आप को नेता समझते हैं कांग्रेस में और सभी चाहते हैं कि हमारी सुनी जाए। ये जो नेता है ना, इसी वजह से तो चिंता है कांग्रेस के अंदरूनी लोगों को भी कि किस तरह से आगे बढ़ना है। फाइनल कमेंट्स अनिल आर्य, कांग्रेस में सभी नेता हैं और भाजपा में कार्यकर्ताओं की अनदेखी है, जैसा कि आपने कहा। फाइनल कमेंट्स सुनील कटारिया जी। हाँ जी, जो कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि पार्टी में नेताओं की भरमार है, ये नेताओं की भरमार ये बताती है कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कैसे होती है। आप 10 साल बीतने के बाद भी आपके पास पार्टी का संगठन नहीं है, हाँ। जबकि आपके खिलाफ जो पार्टी है उसका बूथ लेवल से लेके और ऊपर तक विधिवत संगठन बना हुआ है। और कोई भी संगठन जो होता है वो किसी भी पार्टी की रीढ़ होता है। आपने अपने कार्यकर्ता को मारा हुआ, नेताओं की भरमार है। जहां तक बीजेपी की बात है, निश्चित तौर पे बीजेपी के पास बूथ लेवल से लेके पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, त्रिदेव सारे हैं, लेकिन वो उत्साहित कितने हैं, वो कितना काम कर रहे हैं? अगर सारे पन्ना प्रमुख काम कर रहे हैं ना, अगर सारे पन्ना प्रमुख काम कर रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि आप हार पाएंगे, लेकिन कोई काम नहीं हो पा रहा, वहां उत्साह बिल्कुल गायब है। फाइनल कमेंट्स अमित नेहरा, बहुत ही कम शब्दों में, वक्त की कमी है। देखिए, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं नवजोत जी कि देखिए, कोई पार्टी कितना विस्तार करे, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। हम तो एक चीजों का विश्लेषण करते हैं। अब खालिदा जिया को भी अगर टिकट दे दें तो हमें क्या आपत्ति है, ठीक है ना। अब परिवारवाद की बात आती है तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे तो एक समय ऐसा आ गया था, खुद चौधरी वीरेंद्र सिंह राज्यसभा से एमपी थे, उनके बेटे लोकसभा से एमपी बन गए थे और उनकी पत्नी तो थी विधायक, बस कसर एक रह गई थी, उनकी पुत्रवधू नहीं बनी थी कोई मंत्री या विधायक। तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये चीजें बोलती हैं, ये रिकॉर्ड पे है। अमित नेहरा, कमिंग टू द पॉइंट, 30 सेकंड्स में जवाब दीजिएगा कि इस वक्त कांग्रेस के सामने भी उतना ही बड़ा चैलेंज है जितना बड़ा बीजेपी के सामने है अब टिकटों को लेकर। निश्चित तौर पे देखिए, कांग्रेस में भी टिकटार्थियों की कमी नहीं है। 2500 से ज्यादा आवेदन इनके पास भी आए हैं। अब इसमें देखना कि भाई भतीजावाद ज्यादा रहेगा या कर्मठ कार्यकर्ता ज्यादा ऊपर रहेंगे या सर्वे ज्यादा रहेंगे, हाँ। तो वो जब टिकट फाइनल होके आएंगी तो हम उस पर विश्लेषण करेंगे उसका। चलिए, बेहद शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जहां बीजेपी के सामने चैलेंज है, कांग्रेस के सामने भी इक्वली चैलेंज है। अब भाई भतीजावाद ज्यादा हावी रहता है या फिर सर्वे के आधार पर टिकटों का बंटवारा किया जाता है। दिल की धड़कनें दोनों तरफ, दोनों पार्टी के नेताओं की बढ़ी हुई है। देखना अब ये बाकी होगा कि इस दंगल में से निकलकर क्या आता है। टिकटों के दंगल की हम बात कर रहे हैं। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।